मैं डॉक्टर पवन सैनी, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्री गंगानगर। आज हम हार्ट अटैक के बारे में बातचीत करेंगे, समझेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके क्या कारण है, इससे कैसे बचा जा सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है, जो हृदय है, वो जन्म से पूर्व जब गर्भावस्था के दौरान होते हैं तभी से धड़कना शुरू करता है, अपना काम करना शुरू करता है और ता जिंदगी काम करता रहता है। हमारी बाकी मांसपेशियां थक जाती है, हम सो जाते हैं, रात को आराम करते हैं, अगले दिन फिर काम करते हैं। परंतु हार्ट एक ऐसा अंग है, उसकी मांसपेशियां ऐसी भगवान द्वारा बनाई गई है कि वो थकती नहीं है, कभी विश्राम नहीं करती और ता जिंदगी जीवन पर्यंत हमारे लिए धड़कता रहता है। जब हृदय हमारा रात दिन लगातार जीवन पर्यंत धड़कता है तो इसकी देखभाल करना, इसके बारे में विचार करना, चर्चा करना, इसमें कोई नुकसान नहीं हो, इसमें कोई व्याधि नहीं आए, कोई परेशानी नहीं हो, तो हम सब लोगों को समझना चाहिए, इसके बारे में ख्याल करना चाहिए। हृदय के बारे में समझने के लिए हमें ये सबसे पहले विचार करना पड़ेगा कि जो हृदय हमारे बॉडी में क्या काम करता है। हार्ट का जो मूल फंक्शनिंग है, जो काम है, वो हमारे शरीर में जो रक्त है उसके प्रवाह को मेंटेन करना है। प्रवाह से मतलब ये है कि हमारे बॉडी में सारे और अंग्स के अंदर जो ब्लड होता है वो सप्लाई होती है, उसको लेना, यानी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड के जो चैम्बर होते हैं वो हार्ट के रिसीव करते हैं और वहां से ब्लड को रिसीव करके और वो लंग्स में, फेफड़ों में भेजते हैं। वहां पर उस ब्लड में ऑक्सीजन होते हैं, जो श्वास लेते हैं उसकी ऑक्सीजन आती है और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हृदय के लेफ्ट भाग में, लेफ्ट साइड में आता है और वहां से लेफ्ट साइड में आकर के और लेफ्ट का जो लोअर पार्ट है वो हार्ट का पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर ये रक्त का प्रवाह होता है। हम सब जानते हैं कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये तो कम से कम सामान्य धड़कन है, परंतु यदि हम तनाव में होते हैं, हम फिजिकल वर्क करते हैं, बोझ भार उठाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, अन्य कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये राइट साइड में ब्लड को लेना, लंग्स में भेजना, ऑक्सीजनेट ब्लड को लेफ्ट साइड में लेना, फिर लेफ्ट साइड से पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, ये हर मिनट 72 से 100 बार लगभग एवरेज निकालें तो हमारे शरीर में प्रवाह, रक्त का प्रवाह हार्ट मेंटेन करता है। जब रक्त का प्रवाह मेंटेन करता है तो उसके लिए हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपने हार्ट की पंपिंग और मसल्स को मेंटेन करने के लिए। तो हार्ट की जो मसल्स रहती है, इस हार्ट की मसल्स को जो सप्लाई देती है ब्लड की, वो मुख्यतः 2 आर्टरियां होती है जिनको कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी कहते हैं। 2 होती है, राइट और लेफ्ट। और राइट जो धमनी होती है मुख्यतः सामान्य अवस्था में राइट साइड को सप्लाई करती है और जो लेफ्ट धमनी होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक आगे और एक पीछे के भाग में। उसके 2 पार्ट बनके पूरे रक्त को ये सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को। चूंकि हार्ट की मसल्स अलग टाइप की मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स कहते हैं, ये थकती नहीं है, लगातार काम करती है, उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो ब्लड सप्लाई भी रेगुलर निर्बाध रहनी आवश्यक होती है। जब ये हार्ट की जो धमनियां होती हैं, ये निर्बाध रूप से ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल को, इटसेल्फ स्वयं की मसल्स को काम करने के लिए। तो इन आर्टरीज के जो ल्यूमन होता है, जो इनका जो आर्टरी का जो प्रवाह होता है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस वैसा ही है जैसे हम अपने घर के अंदर जो पाइपलाइन डालते हैं पानी की सप्लाई के लिए, और वो धीरे धीरे स्ने अंदर से डैमेज होनी शुरू हो जाती है, फिर संकड़ी होनी शुरू हो जाती है, फिर वो ब्लॉकेज आ सकते हैं। और ब्लॉकेज में भी प्रवाह करने वाले पानी में अन्य तरह के कण आ जाते हैं या अन्य तरह का पानी आ जाता है, कई जो डैमेज करता है अंदर को, तो वो ज्यादा जल्दी डैमेज हो जाती है। सेम अपने हार्ट की धमनियों के अंदर होता है। हार्ट की जो इनर लाइनिंग होती है, उन लाइनिंग में जब न्यू बॉर्न बेबी आता है, तरह से जन्म से पूर्व में जो धमनियां बननी शुरू हो जाती है, उसी दिन से उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का काम शुरू हो जाता है। हम उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, परंतु यदि हम हृदय का अच्छे से देखभाल करें, उनके डैमेज नहीं होने दें, ऐसा रक्त प्रवाह नहीं हो उसमें जो डिपॉजिट हो, तो हम हृदय की धमनियों को रुकावट आने से रोक सकते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हार्ट का जो ब्लॉक होता है, वो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, किन्हीं लोगों में होता है, किन्हीं में नहीं होता है, तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर होता है जो ब्लड प्रेशर, जो हार्ट ब्लड में पंप करता है, उस ब्लड पंपिंग
पंपिंग का जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह का होता है, एक प्रेशर वो होता है जो हार्ट पंपिंग के समय स्टॉप करता है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक वो जो होता है रेस्टिंग के अंदर भी मांसपेशियों में रहता है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। शुरू में जन्म के समय जब बच्चे की मसल्स अच्छी होती है, युवावस्था में अच्छी होती है, जो कॉरोनरी आर्टरी, जो हृदय की जो धमनियां होती है उनमें शिथिलता ज्यादा होती है, संकोचनशीलता ज्यादा होती है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, सिस्टोलिक नॉर्मल होता है। पर धीरे धीरे जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, उसकी जो संकोचनशीलता कम होने लग जाती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो भी हमारे जो रक्त की धमनियों में रुकावट आने का जो समस्या ज्यादा होती है। एक तो हमें ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा जो कारण है वो होता है शुगर। जो शुगर की यदि किसी व्यक्ति को है तो शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। यदि शुगर कंट्रोल नहीं है तो भी हमारी धमनियों में जो जमावट आती है, रुकावट आती है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है स्मोकिंग। ये बहुत बड़ा डेंजर होता है जब स्मोक करता है। स्मोक में जो निकोटीन होता है, वो निकोटीन जो होता है वो हृदय की मांसपेशियों को भी डैमेज करता है, हृदय में जो प्रवाहित होने वाला ब्लड है उनको भी ज्यादा डैमेज करता है, और तीसरा जो चीज है डिपोजिशन की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। तो स्मोकिंग से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ओबेसिटी, मोटापा। यदि हमारा शरीर एवरेज वजन से ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, तो हमारे हृदय को ब्लड प्रवाह करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो भी एक कारक होता है हृदय की धमनियों में रुकावट आने का। पांचवा जो फैक्टर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ना, लिपिड्स को बढ़ना, जो हम आम भाषा में खून का गाढ़ा होना भी कहते हैं, फैट का बढ़ना कहते हैं, उस पर कंट्रोल करना। फैट कई तरह की होती है, मुख्य रूप से उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हृदय की धमनियों के अनुकूल होता है, अच्छा करता है, बचाव करता है, और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो हृदय की धमनियों को रुकावट करता है और नुकसान करता है, डिपोजिशन में मदद करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें विशेष करके जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ये मुख्य रूप से होते हैं। और जो ट्राइग्लिसराइड इंडियंस में ज्यादा होता है, यदि हम मीठा ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा करते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है, एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ जाता है तो भी डिपोजिशन होने लग जाता है। तो हमें वसा के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। पांचवी चीज जो इसके अंदर आती है वो आती है फिजिकल एक्टिविटी। हम वर्क कितना करते हैं। हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हृदय हमेशा लगातार काम करता रहता है, और भगवान ने हमें हृदय धमनियां दी हो, तो धमनियां भी कैसी, तीन जो मैंने पार्ट बताए थे, राइट और लेफ्ट दो कोरनी, लेफ्ट के दो पार्ट, वो आगे एकदम पेड़ की तरह पूरा जाल बना देते हैं, मोटी आर्टरी, फिर छोटी छोटी टर्मिनल आर्टरी तक, और हार्ट की एक एक मसल को ब्लड सप्लाई करती है। इनमें जो रुकावट आता है तो अटैक पड़ता है। परंतु यदि हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम कम से कम जैसे नियमित रूप से हर सप्ताह में 5 दिन करें, और उसके बारे में कहा जाता है कि 2.5 घंटे यदि मध्यम एक्सरसाइज करें तो सप्ताह में 2.5 घंटे, यदि बहुत एग्रेसिव करते तो 1.5 घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज हम एग्रेसिव एक्सरसाइज, एरोबिक्स या वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे हार्ट की जो धमनियां हैं वो पूर्णतः खुल जाती है। इवन यदि हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है तो नए चैनल्स भी डेवलप होते हैं, तो उसमें जो रुकावट का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा रुकता है, तो हार्ट की धमनियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी है। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो कंजेनाइटल हेरिडिटरी होता है। यदि हमारे में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की प्रवृत्ति ज्यादा है, आर्टरी स्टिफनेस की प्रवृत्ति ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रखनी चाहिए क्योंकि उनमें अटैक आने की संभावना है। इसके अलावा अन्य कोई बीमारियां हैं, कोई गठे की बीमारी है, अन्य कोई कोमॉर्बिड डिजीज है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हार्ट की धमनियों में रुकावट आता है, और जब रुकावट आता है तो हमें अटैक आने की संभावना रहती है। अब ये आता है कि ये अटैक जब आता है तो कैसे पता चले, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इंसान को पता चलेगा। तो इसके जो हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं वो सामान्यतः हमें सब लोगों को जानकारी है। जैसे छाती में दर्द होना, विशेष करके जो छाती का मध्य भाग है इसमें दर्द होना, जकड़न का होना, दबाव होना, ये महसूस होता है। ये दर्द, ये जो छाती के मध्य भाग वाला दर्द है, ये लेफ्ट साइड की आर्म में जाता है, इवन बैक में जाता है, राइट साइड में भी जा सकता है। दूसरा, ऐसा दर्द यदि हमारे को चलने से होता है, रेस्ट करने से आराम मिलता है,
तो उसके हृदय के दर्द होने की ज्यादा संभावना रहती है। यदि हम चलते समय हमारा सांस फूलता है तो ये हृदय के अटैक होने की या हृदय के अंदर रुकावट की संभावना को बताता है। और यदि किसी को पुराना अटैक है, हार्ट वीक है, रात को लेटने के बाद आधी रात को सांस फूलता है, इसका मतलब हार्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो हमें और प्रिकॉशन की जरूरत है। तो ये जो लक्षण है, दर्द होना छाती में, सांस को फूलना, चलने फिरने में दिक्कत आना, चलने से दर्द होना, रेस्ट करने पे आराम हो जाना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, पसीना भी आता है, ये सब हृदय के जो रुकावट के लक्षण है। जो हृदय के अंदर रुकावट आती है, धमनियों में किसी पार्ट में तो रुकावट आती है, उस पार्ट को, हार्ट का जो वो पार्ट है, उस पार्ट को हमें ब्लड नहीं मिलता। जब उस पार्ट में ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, कैलोरी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो भाग डैमेज हो जाता है। जब डैमेज होता है तो बहुत सारे एंडोर्फिन्स निकलते हैं, कैटाकोलोमिन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होता है, घबराहट महसूस होती है, बर्निंग महसूस होती है, जलन महसूस होती है, सांस में दिक्कत आती है, पसीना आता है, सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे सिम्टम आते हैं तो समझना चाहिए कि हमें हृदय का आघात हो रहा है या हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज की वजह से कॉम्प्रोमाइज हार्ट हो रहा है। तो उस समय में तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक को किन से जानकारी मिलता है अटैक है कि नहीं? प्रथमतः वो आपके लक्षण देखता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। यदि बीपी सामान्यता नहीं रहता, बीपी अचानक बढ़ जाता है, तो संभावना रहती है कि हार्ट में स्ट्रेन आया है, हार्ट में अटैक हुआ है, तो उस पर ध्यान रखना है। उसके बाद एक ईसीजी एक इक्विपमेंट होता है जिसकी वजह से हार्ट की जो संकुचन क्षमता चेक की जाती है, हार्ट में करंट का प्रवाह चेक करता है। जो भाग डैमेज होता है उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता तो उसका रिफ्लेक्शन आता है। ये भी पता लगता है कि किस भाग में संकुचन क्षमता कम हुई, किस भाग में डैमेज हुआ है, कौन सा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ईसीजी, फर्स्ट टूल है। इससे हमें हार्ट के आघात, अटैक और उसके जकड़न का पता चलता है। उसके बाद हार्ट में यदि डैमेज हो जाता है तो हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी होती है, जो हार्ट की तरह से अल्ट्रासाउंड जिसको कह सकते हैं, वो अल्ट्रासाउंड होती है। उसमें हार्ट की सारी वॉल्वल स्ट्रक्चर, मसल्स का देखते हैं। उसमें यदि कोई भाग अच्छी से संकुचन नहीं कर पाता, कम कर पाता है, डायलेट हुआ है, तो माना जाता है कि उस भाग को हार्ट अटैक हुआ है। तो इससे हमें हार्ट के डैमेज का पता चल जाता है। उसके बाद एग्जैक्ट पता करने के लिए भी हार्ट में आर्टरी में डैमेज हुआ है, ब्लॉक हुई है, कितना % ब्लॉक हुई है, ये सब देखने के लिए और हमें एक जांच होती है जिसको कैथेटराइजेशन कहते हैं, कैथ लैब में होता है। तो वो हम करके, जिसको एंजियोग्राफी कहते हैं, एंजियोग्राफी से पता चलता है। और यदि किसी को ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए, तुरंत पता लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट। यदि हार्ट के अंदर अटैक आ गया, कंप्लीट ब्लॉक हो गया, कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया, हार्ट के किसी भाग को ब्लड नहीं मिल रहा और हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाते हैं, तुरंत चिकित्सक उसकी तुरंत ईसीजी करते हैं, इको करते हैं और पता लगता है अटैक है, तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं, कैथ लैब में लेके जाते हैं। एंजियोग्राफी के अंदर उस पार्ट का हमें डैमेज का पता लग जाता है और उस डैमेज को हम तुरंत दवाइयों के माध्यम से और उसके बाद में हम स्टंट डाल के उसको डायलेट कर देते हैं, उसमें स्टंटिंग कर देते हैं, जो खून का प्रवाह रुका तुरंत मेंटेन हो जाता है। तो इसको हम एंजियोग्राफी या ये कैथेटराइजेशन कहते हैं, जो हमें तुरंत मदद देता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एक टेक होम मैसेज आज का ये भी रहेगा कि हमें हार्ट के जिस तरह के सिम्टम आते हैं तो हम तुरंत चिकित्सक की सलाह लेकर के ईसीजी वगैरह करवा के जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा जो सामान्यतः जो हमें ध्यान में रखने वाली चीज है कि यदि इससे दर्द आता है, हमें ईसीजी में आता है, तो उसके अंदर हमें दवाइयां देनी होती है। मुख्यतः दवाइयां जैसी होती है, उसके अंदर एक एस्प्रिन दवाई होती है, जो एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट कहते हैं। वो उसको प्लेटलेट, जो जब हार्ट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हार्ट की इनर लाइनिंग, जो धमनियों की इनर लाइनिंग है, वो जब खुरदरी हो जाती है, एक तरह से रप्चर हो जाती है या क्लॉट बन जाता है, किसी कारण से ब्लड का प्रवाह रुक जाता है वहां पर, तो वो प्लेटलेट भी आके डिपॉजिट होती है, अन्य कोशिकाएं आके डिपॉजिट होती है, उससे कंप्लीट ऑक्लूजन होता है। तो हमें एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट लेनी चाहिए। इसके अलावा अन्य एंटी प्लेटलेट एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स भी होते हैं, वो भी ले सकते हैं। एंटी प्लेटलेट क्लोपिडोग्राम ले सकते हैं, प्रेसुग्राम ले सकते हैं और टिकाग्रेनोल ले सकते हैं। दवाइयां सामान्यतः एंटी प्लेटलेट होती है। इसके अलावा एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट होते हैं, जिसमें हिपेरिन होती है, लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन होती है, उसका भी हम उपयोग, डॉक्टर्स उपयोग करते हैं, चिकित्सक हम उपयोग करते हैं और इससे बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यदि हमारे पास कैथेटराइजेशन में अर्ली स्टेज में नहीं कर सकते, कोई और भी रीजन है जिसके कारण नहीं किया जा सकता, तो हमें जो कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसमें हम क्लॉट को घोल सकते हैं, ऐसे इंजेक्शंस को स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज होते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं, जिससे हम आर्टरी में हुए ब्लॉक को खोल के रक्त के प्रवाह को वापस शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि बीपी ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की दवाई देनी होगी। उसके अलावा यदि शुगर है तो शुगर को मैनेज करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें दवाई देनी चाहिए। यदि अटैक आता है ऐसे समय हाई डोज जो स्टेटिन्स होते हैं, जिसमें अटोरवास्टेटिन, रोजुस्टेटिन है, वो हमें देना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो हृदय की नाड़ियों को, जो बची हुई नाड़ियाँ हैं, अन्य नाड़ियों को भी खोलती हैं, वो नाइट्रेट्स होते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं। तो ये इनका ट्रीटमेंट पार्ट हो गया। इस ट्रीटमेंट पार्ट को करते हैं। और अब इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें लास्ट में समझने की है, जो मैंने चर्चा के दौरान भी कही है, कि हमारे में हार्ट का अटैक नहीं आए, हमारे हार्ट की धमनियों में रुकावट नहीं आए, हार्ट अपना जीवन पर्यंत लगातार धड़कता रहे, इसके लिए हमें बचाव भी करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हाथ में है, सबसे पहले स्मोकिंग से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए। आपको रेगुलर रूप से फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एरोबिक्स करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं हो उसका बचाव करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर है तो उसको मेंटेन करना चाहिए। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट डाइट कम हो उसका ध्यान रखना चाहिए। जो फैट है, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट है, जो फ्राइड फूड है, जो पैकेज्ड फूड है ना, उनसे हमें बचना चाहिए। तो हमें खान पान का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें और हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बचने के लिए। स्ट्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कोरोनरी आर्टरी की जो अंदर लाइनिंग होती है उस पे, जब स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, जो फिजिकल स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो हमारी धमनियों को इरोड करता है बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन के माध्यम से, उसमें डिपोजिशन होता है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि ये सब हम सावधानियां रखते हैं और जो लक्षण होने पर उसका उपचार लेते हैं, तो हम हृदय को अपनी गति से काम करने के लिए जीवन पर्यंत सहायक होंगे। और हम हृदय घात, हृदय अटैक और जो अटैक होने के बाद में जो दुष्प्रभाव होते हैं, हार्ट का फेल्योर हो जाना, पंपिंग फेल्योर हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी रुक जाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का होना, इससे बच सकते हैं। तो आज के इस हृदय जो अटैक है, हार्ट अटैक है, हृदय घात के बारे में जो चर्चा की, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।